राज कॉमिक्स पेश करते हैं कनकपुरी की राजकुमारी। कनकपुरी की राजकुमारी। प्रिय नगर का राजा प्रियदत्त बड़े ही मृदु स्वभाव का और कुशल शासक था। राज्य में सभी लोग उससे बेहद प्रसन्न थे। प्रियदत्त की इकलौती पुत्री का नाम कंचनबाला था। रूप में वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन, सुनो रानी, राजकुमारी अब सयानी हो गई है। मुझे उसके विवाह की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मेरी राय में कोई सुंदर सा राजकुमार ही उसके लिए उपयुक्त रहेगा। लेकिन पहले मैं अपनी बेटी की राय भी तो जान लेनी चाहिए कि वो कैसा पति चाहती है। अवश्य महाराज। शीघ्र ही राजकुमारी कंचनबाला को बुलवाया गया। तुम कैसा पति चाहती हो बेटी? मगर माँ, हाँ, शर्माओ नहीं। मगर पिताजी, मैं तो अभी विवाह करना ही नहीं चाहती। क्या? जी हाँ पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। यह मुमकिन नहीं बेटी। पुत्री हमेशा ही पर्याय धन होती है। हम कोई अच्छा सा व्रत देखकर तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन मैं विवाह उसी युवक से करूंगी जिसने कनकपुरी देखी हो। हमें तुम्हारी शर्त सहर्ष मंजूर है। जाओ, नगर में और दूर दूर के देशों में मुनादी करवा दो कि जिसने भी कनकपुरी देखी है वो महल में आकर हमसे राजकुमारी का हाथ मांग ले। जो आज्ञा महाराज। कनकपुरी? तुमने कहीं सुनी है कनकपुरी? नहीं। तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। अवश्य कनकपुरी में कोई भेद छुपा है, अन्यथा महाराज इतनी बड़ी शर्त कदापि नहीं रखते। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी। न जाने यह कनकपुरी कहाँ होगी। अगले दिन सुबह सुबह ही नगर में मुनादी का ढोल गूंजने लगा। सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। कनकपुरी को देखने वाला पुरुष महाराज से आकर राजकुमारी का हाथ मांग ले। कनकपुरी? कनकपुरी का नाम तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ होगी यह कनकपुरी? मैं भी देश विदेश घूमा हूँ, मगर कनकपुरी। लगता है महाराज प्रियदत्त राजकुमारी को आजीवन कुंवारी ही रखना चाहते हैं। प्रिय नगर में ही रत्नभूषण नाम का एक स्वास्थ्य एवं जवान युवक रहता था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसे प्राप्त करके ही रहता था। वाह, इस बार यात्रा में बहुत अच्छा व्यापार हुआ। माँ सुनेगी तो फूली न समाएगी। माँ, आह बेटा तू आ गया। हाँ माँ, और तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार मेरे कपड़े का व्यापार भी खूब चला। जीते रहो बेटा। बस अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी तू पूरी कर ही दे। कैसी इच्छा माँ? घर में एक सुंदर एवं सुशील बहू ले आ, उसके बाद मुझे तेरी कोई चिंता नहीं रहेगी। ओ माँ, तुम तो बस। तूने कुछ सुना बेटे? आजकल शहर में सिर्फ कनकपुरी के ही चर्चे हैं। ओ, मैंने दूसरे शहर में भी सुना था माँ। क्या ये सच है? हाँ बेटा, मगर आज 15 दिनों बाद भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कनकपुरी देखी हो। तूने सुनी है कहीं? सुनी होती तो जाकर महाराजा से राजकुमारी का हाथ मांग लेता। राजकुमारी बहुत भली लड़की है। काश उस जैसी ही कोई तेरी दुल्हन बनती। उस जैसी क्यों माँ, वही क्यों नहीं। ये तू क्या कह रहा है बेटे? क्या ऐसा संभव है? क्या एक राजकुमारी? हाँ माँ, अभी अभी मेरे दिमाग में एक योजना आई है। कैसी योजना है रे? मैं सोचता हूँ कि जब 15 दिनों में भी किसी ने कनकपुरी को देखी हुई होने का दावा नहीं किया है तो इसका मतलब है कि कनकपुरी कहीं है ही नहीं। अगर मैं महाराज से जाकर कहूँ कि मैंने कनकपुरी देखी है तो वो प्रसन्नतापूर्वक राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मगर ये तो धोखा होगा। जब कनकपुरी कहीं है ही नहीं तो इसमें धोखा कैसा माँ? मुझे तो डर लग रहा है
कहीं महाराज को हकीकत का पता चल गया तो। तुम बेकार ही मत घबराओ माँ, बस दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। मैं अभी महाराज के पास जाता हूँ। राजमहल पहुँचकर महाराज से जाकर कहो कि मैंने कनकपुरी देखी है। बहुत अच्छा हुजूर। दरबार ने महल के भीतर जाकर महाराजा को सूचना दी तो ओह, उसे तुरंत ही सम्मानपूर्वक अतिथि कक्ष में ले आओ। जी महाराज। दरबार के जाने के पश्चात आखिर इतने दिनों बाद कोई तो आया जिसने कनकपुरी देख रखी हो। हमें तुरंत ही अतिथि कक्ष की ओर चलना चाहिए। कहो युवक, तुम कौन हो और तुमने कनकपुरी कहाँ देखी? मेरा नाम रत्नभूषण है महाराज। कपड़ों के व्यापार के सिलसिले में अक्सर देश विदेश घूमता रहता हूँ। इसी दौरान मैंने खूबसूरत फूलों की नगरी कनकपुरी देखी। तुमने कनकपुरी में क्या क्या देखा युवक? मैंने वहाँ सुंदर नदी देखी, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उनसे निकलने झरने देखे और बस रहने दो पिताजी, इस व्यक्ति ने कनकपुरी बिल्कुल नहीं देखी। इसे धक्के देकर महल से बाहर निकाल दीजिए। इसकी ये मजाल हमें धोखा दे। राजा की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने रत्नभूषण को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बड़ा आया कनकपुरी देखने वाला। हा हा हा। आह, आज बहुत बेइज्जती हुई। अब क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को। मगर समझ में नहीं आता कि राजकुमारी ने ऐसी बेतुकी शर्त रखी ही क्यों। क्या उसने देखी है कनकपुरी? जरूर उसने देखी होगी। कनकपुरी कहीं तो होगी ही। मैं इसी समय प्रण लेता हूँ कि जब तक कनकपुरी को ढूंढकर राजकुमारी को अपनी दुल्हन नहीं बना लूँगा, माँ को अपनी मनहूस शक्ल हरगिज नहीं दिखाऊंगा। और वह कनकपुरी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में बनी एक कुटिया पर नजर पड़ते ही वो चौंक कर रुक गया। इस निर्जन जंगल में ये कुटिया, अवश्य इसमें कोई रहता होगा। चलकर देखना चाहिए। ओह, ये तो वही पहुँचे हुए महात्मा लगते हैं। मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। कुछ देर बाद जब महात्मा ने अपनी समाधि तोड़ी तो रत्नभूषण ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। अब तो आप ही का सहारा है बाबा, मदद कीजिए। हम तुम्हारे कार्य करने के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए बच्चा, परंतु कनकपुरी तो हमने भी कहीं नहीं देखी। हाँ, अगर तुम रामवन जाकर केशधारी बाबा से मिलो तो वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुझे वहाँ तक पहुँचने का कोई उपयुक्त मार्ग बताइए महाराज। तो सुनो, यहाँ से 1000 कोस दूर उत्तर की ओर काले पर्वत के पीछे रामवन है, जहाँ केशधारी बाबा का निवास है। अच्छा बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए। और रत्नभूषण रामवन की ओर चल पड़ा। 7 दिन तक लगातार चलता हुआ एक भयानक जंगली जानवर से भरे जंगल में पहुंच गया। उफ, लगता है पूरा जंगल ही भयानक जंगली जानवर से भरा पड़ा है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। वही हुआ जिसका उसे डर था। ओह तेंदुआ। अभी रत्नभूषण संभल भी नहीं पाया था कि तेंदुए ने उस पर आक्रमण कर दिया। नीचे गिरते ही उसने तुरंत तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और तेंदुए पर टूट पड़ा। अब तू नहीं बच सकता दुष्ट। उस खतरनाक तेंदुए को मौत के घाट उतारने के बाद वो पुनः आगे बढ़ चला। शायद वही काला पर्वत है। उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जब वो काले पर्वत से नीचे उतरा तो उसे एक कुटिया के बाहर तपस्या में लीन बाबा केशधारी दिखाई दिए। वही हैं बाबा केशधारी। मेरी यात्रा सफल रही। ओम नमः शिवाय। वह बाबा केशधारी के निकट पहुंचकर उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगा। पूरे 2 दिन पश्चात जब उन्होंने आंखें खोली, मैं तेरी भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ बच्चा। बोल, क्या इच्छा है तेरी? मुझे कनकपुर पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें बाबा। ओ कनकपुरी, देखो बेटा, ठीक ठाक पता तो तुम्हें मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मुर्दुंग द्वीप के राजा से मिलो तो वो तुम्हें कनकपुरी के बारे में अवश्य बता देगा। यहाँ से 20 कोस दूर से कई व्यापारियों के जहाज वहाँ जाते हैं। धन्यवाद बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कनकपुरी पहुँच सकूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। केशधारी बाबा से मिलने के पश्चात जब वो बंदरगाह पहुंचा तो एक जहाज
मुर्दुंगद्वीप को प्रस्थान करने वाला था। रत्नभूषण ने घोड़े से वहीं विदा ली। सुनो मित्र, हमारा तुम्हारा साथ यहीं खत्म होता है। जिंदगी शेष रही तो फिर मिलना होगा। कुछ देर बाद जहाज वहां से रवाना हो गया। न जाने कभी पहुंचूंगा भी या नहीं। 3 दिन तो आराम से गुजर गए, मगर चौथे दिन एकाएक आकाश में बादल मंडराने लगे। ओह, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला? भगवान न करे ऐसा हो। वही हुआ जिसका डर था। पाल को खोल दो मूर्खों। मगर तभी उफ, अब मुश्किल है। कप्तान ने जहाज को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु भयानक लहरों ने जहाज को अपने आगोश में समेट लिया। पर पानी में हाथ पैर मारते मारते रत्नभूषण को जहाज का एक टूटा हुआ तख्त दिखाई पड़ गया। आह, अगर वो तख्त मेरे हाथ लग जाए तो जान बच सकती है। तभी एक ऊंची लहर उसे उस तख्त के ऊपर ला पटका। उस तख्त के सहारे वो एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। तख्त पर लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई। तूफान भी अब शांत हो चुका था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो खुद को एक बिल्कुल ही वीरान जगह पर पाया। यह मैं कहाँ पहुँचा हूँ? उफ, न जाने बाकी साथियों का क्या हुआ होगा। इस द्वीप में घूम कर देखा जाए कि यहाँ कोई रहता है या नहीं। शायद मैं बेकार ही भटक रहा हूँ। लगता है यह द्वीप बिल्कुल निर्जन है। तभी अरे, ये आवाज़ कैसी? इस वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। शीघ्र ही नरबक्षी जंगली। वृक्ष से उतरकर वो वापस समुद्र की ओर भागा, मगर तब तक 2 जंगलियों ने उसे भागते हुए देखकर वार कर दिया। लेकिन वो बिल्कुल करीब आए हुए जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा। बाप रे, बाल बाल बचा, लेकिन अब इनसे निपटना होगा। लो मरो। हाय आह। वह भागकर पुनः उस तख्ते पर जा बैठा और खुद को लहरों के हवाले कर दिया। 2 दिन तक वह भूखा प्यासा ही समुद्र में भटकता रहा। कैसी विडंबना है, पानी में रहकर भी इतना प्यासा हूँ। तीसरे दिन अचानक, रोको रोको, अरे वो देखो, कोई मुसीबत का मारा लगता है। उसका जहाज डूब गया होगा और वो किसी प्रकार तख्ते की मदद से जीवित है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी के साथ जहाज का रुख मोड़ दिया गया। कुछ देर में जहाज उसके करीब पहुंच गया। इस रस्से को थाम कर ऊपर आ जाओ। उस रस्से की मदद से वो जहाज पर चढ़ गया। जहाज के कर्मचारियों के पूछने पर उसने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। अरे, फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचे हो। हमारा जहाज भी मुर्दुंगद्वीप की ओर ही जा रहा है। क्या सच? हाँ, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मुर्दुंगद्वीप पहुंचकर वो पूछता हुआ व्यापारियों के राजा तक पहुंचा और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा ने कहा, वैसे तो मेरे जहाज दूर दूर तक जाते हैं, मगर आज तक मैंने कभी कनकपुरी का नाम नहीं सुना। ओह, फिर तो मेरी यह यात्रा भी बेकार गई। परेशान मत हो मुसाफिर। हमें उम्मीद है कि कल चंपकद्वीप में लग रहे आषाढ़ के मेले में अवश्य ही तुम्हें कनकपुरी का पता चल जाएगा। चंपकद्वीप का मेला? हाँ युवक, यह मेला हर साल लगता है और दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं। हम आज शाम को ही प्रस्थान करने वाले हैं। शाम होते ही हम चंपकद्वीप कब पहुंचेंगे? कल सुबह ही मुसाफिर। वो सामने क्या है महाराज? समुद्र में उगा हुआ बड़ का वृक्ष, उसकी शाखाएं 10 मील तक फैली हुई हैं। यही नहीं, उस वृक्ष के नीचे एक भयानक भंवर भी है। अगर कोई जहाज उस ओर फंस जाए तो फिर उससे लौट आने का सवाल भी नहीं उठता। अभी उसने इतना कहा था कि तेज हवा चलने लगी। जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर होकर उस भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा है महाराज। क्या? देखते ही देखते जहाज उस वृक्ष के भयंकर भंवर में फंस गया और डूब गया। लेकिन रत्नभूषण के हाथ में उस विशालकाय वृक्ष की एक टहनी आ गई थी। राजा भी बहुत कोशिश की, मगर डूबने से बच न सका। आह आह, मेरे कारण पहले एक जहाज डूबा, फिर दूसरा। मेरे कदम ही मनु से लगता है मैं कभी कनकपुरी नहीं पहुंच पाऊंगा और अब इस वृक्ष पर ही मेरी कब्र बन जाएगी। और वो उसी वृक्ष की एक डाल पर बैठ ऊँघने लगा। शाम को एकाएक तीव्र शोर के कारण
उसकी आंखें खुली और हे ईश्वर, इतने विशाल पक्षी, अगर इन्हें मेरी गंध लग गई तो मेरी खैर नहीं। जानते हो पक्षीराज, आज मैं कनकपुर गया था। वास्तव में उससे खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ओह, तब तो हमें वहां पहुंचने का रास्ता बताओ, कल हम भी वहीं जाएंगे। रत्नभूषण उन पक्षियों को मनुष्य की बोली बोलता देख दंग रह गया। बोलने वाले पक्षी, शायद अनजाने में ही मेरी कनकपुरी पहुंचने की इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वो बेसब्री से पक्षीराज के वहां से उड़ने का इंतजार करने लगा। रात के अंतिम प्रहर के शुरू होते ही वो पक्षी जैसे ही उड़ने को तैयार हुए, रत्नभूषण पक्षीराज की टांग से चिपक गया। उस विशालकाय पक्षी के कनकपुरी की धरती पर उतरते ही रत्नभूषण फुर्ती के साथ पक्षी से दूर हट गया और एक वृक्ष की ओट में हो गया। पक्षी के जाने के बाद रत्नभूषण वृक्ष के पीछे से बाहर निकला। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तभी धरती के मनुष्य का यक्षों की धरती कनकपुरी में स्वागत है। तुम कौन हो मित्र? यक्षों के राजा के दूत तुम्हें लेने आए हैं। महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह, प्रणाम महाराज, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं युवक। आज यहाँ पहुंचकर तुमने हमारी वर्षों से मृत इच्छाओं को पुनर्जीवित कर दिया है युवक। मैं समझा नहीं महाराज। सुनो बेटे, वर्षों पहले एक ऋषि के श्राप के कारण हमारी बेटी हमसे बिछुड़ गई थी। तब ऋषि ने ही हमें बताया था कि जिस दिन कोई मनुष्य हमारे देश में कदम रखेगा उसी दिन हमें हमारी बेटी वापस मिल सकेगी और मुझे उनका विवाह उसी मनुष्य के साथ करना होगा। आज मेरे वो नगरवासियों के लिए जश्न की शाम होगी। सैनिकों, जाओ, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाओ और हर रास्ते पर फूल बिछा दो। आज हमारी बेटी हमें मिलने वाली है। जो आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, मैं तो अब शीघ्र ही प्रियनगर पहुंचना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो राजकुमारी से विवाह के पश्चात ही तुम अपने देश वापस लौट सकते हो। तब तक तुम्हें हमारे सैनिक कनकपुरी की सैर कराएंगे, जैसी आपकी इच्छा। सैनिकों, इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो पाए। आप बेफिक्र रहें महाराज। घूमते घूमते एकाएक रत्नभूषण की निगाह एक संगमरमर की मूर्ति पर पड़ी। अरे वाह, क्या बढ़िया मूर्ति है। मैं उसे करीब से देखना चाहता हूँ। क्षमा करे, उस तरफ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर ही रहूँगा। प्रियनगर की राजकुमारी कंचनबाला की मूर्ति और यहाँ ये क्या रहस्य है? और ये घोड़ा भी शायद राजकुमारी का ही है। और जैसे ही उसने घोड़े को छुआ वो तालाब में जा गिरा। छपाक। फिर जब उसने पानी से सिर बाहर निकाला, अरे, जिस किसी ने भी कनकपुरी देखी हो वो राजा से मिले। तो क्या मैं वापस प्रियनगरी आ पहुंचा? चलो, ये भी अच्छा हुआ, वरना जब यक्षों की राजकुमारी लौट आती तो उससे शादी से इनकार करने पर न जाने मेरे साथ क्या सलूक किया जाता। अरे रुको भाई, मैं अभी अभी कनकपुरी देख कर आया हूँ, मुझे महाराज के पास ले चलो। ठीक है, चलो। राजनगर के भीतर। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ महाराज, वो कहता है कि अभी अभी कनकपुरी से ही लौटा है। जाओ, उसे तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। जी, जो हुक्म। रत्नभूषण को राजा के सम्मुख पेश किया गया। अरे, तुम तो एक बार पहले भी कनकपुरी देखने का दावा कर चुके हो। लगता है बाहर की आज़ादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। इस धोखेबाज को फौरन ही काल कोठरी में डलवा दीजिए महाराज। इस दुष्ट के लिए यही सजा उपयुक्त रहेगी। मगर महाराज, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कनकपुरी देखी है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सैनिकों से तुरंत पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। मैं काल कोठरी में जाने को तैयार हूँ, मगर जाते जाते एक बार राजकुमारी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो युवक। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कनकपुरी में तालाब के किनारे आपकी पत्थर की मूर्ति और घोड़े का क्या रहस्य है? यह सुनते ही राजकुमारी एकाएक प्रसन्न उठी और बोली, इसे छोड़ दीजिए पिताजी, इसने सचमुच कनकपुरी देख ली है। क्या? अब तुम्ही से होगा मेरा विवाह? नहीं पिताजी, इस मनुष्य के कनकपुरी देख आने के बाद अब ऋषि का श्राप भी खत्म हो चुका है। रत्नभूषण ने
कनकपुरी में जो पत्थर की सफ़ेद मूर्ति देखी थी वही मेरा त्यागा हुआ शरीर है, जिसमें अब मुझे इस शरीर को त्याग कर पुनः प्रवेश करना है। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर आपकी ही जिद पर मुझे ये शर्त रखनी पड़ी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि यह युवक उस शर्त को पूरी कर मुझे मुक्ति दिलाएगा। अब तो हर हालत में मुझे लौटना ही होगा। नहीं, लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? मेरे यहाँ जाते ही तुम मेरा नाम लेकर मुझे याद करना। तुम खुद को कनकपुरी में पाओगे। हमारा विवाह भी अब वहीं होगा। कहने के साथ ही राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। आह! बाद में राजवैद्य ने राजकुमारी की मृत्यु की पुष्टि की और अगले ही पल रत्नभूषण ने राजकुमारी को याद किया। मुझे पास बुलाओ राजकुमारी। अगले ही पल, अरे क्या यही आपकी बेटी है? हाँ। ये सब क्या चक्कर है महाराज? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं, दरअसल मेरी बेटी पहले बहुत ही चंचल थी। इसी चंचलता में आकर इसने एक बार इसी का अनादर किया, जिसने इसे मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। काफ़ी समय मांगने पर ऋषि ने बताया कि इससे विवाह का समय आने पर वो सब ठीक हो जाएगा। अतः मनुष्य योनि में राजा प्रियदत्त के घर जन्म लेने के बाद जब विवाह का समय आया तो आगे तुम सब कुछ जानते ही हो। लेकिन क्या विवाह के पश्चात मुझे भी यहीं रहना होगा? हाँ राजकुमार, और हम जानते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है, तुम उसे भी यहीं ले आना। फिर कुछ दिनों बाद रत्नभूषण और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। तो बच्चों, देखा तुमने, अगर प्रयास किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। समाप्त।